वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स का पार्ट 2। मतलब कि इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 इन द सेंस हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ अल्केन अल्कीन और अल्काइंस बनाने सीख लिए थे। इस वीडियो में हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का बात करते हैं। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग कैरेक्टर्स शो कर सकता हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ये एक्टर बहुत वर्सेटाइल है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते रहता है। तो उसी तरीके से कार्बन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है क्योंकि ये आपको अलग अलग फॉर्म्स में दिखेगा और बिल्कुल चौंका देता है, ठीक है। जैसे जो पेट्रोलियम होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल एंड ऑल, तो ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। ग्रेफाइट कार्बन कंपाउंड है, डायमंड भी कार्बन कंपाउंड है। और आप यहां देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर आ रहा है। पेट्रोल आपको सबको पता होगा हाईली फ्लेमेबल है, तुरंत जलाओ आग लग जाएगा, तुरंत खत्म हो जाता है, काफी वोलेटाइल है, धूप में रखो उड़ जाता है। ग्रेफाइट ये है, हाँ, स्लिपरी है, काफी ग्रीजी नेचर उसका होता है, उसका कलर भी देखो डार्क रहता है। और वहीं डायमंड, डायमंड जो है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर जो है वो शाइन करेगा। उसके बाद हार्डनेस में डायमंड का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो गई कार्बन की वर्सेटिलिटी। तो इसको कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब कि कोई एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। तो कार्बन ग्रेफाइट के जैसा भी है, कार्बन डायमंड के जैसा भी है, और यही कार्बन बकमिस्टर फ्लोरीन के जैसा भी है। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हमने देखा, हमने सुना। तो कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है भाई? एक रिकैप देता हूं छोटा सा। तो कार्बन इतना वर्सेटाइल इसलिए है क्योंकि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कैटनेशन करने की, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, बड़े बड़े चेन्स बना सकता है। हमने देखा था अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। ये आइसोमर्स क्या होते हैं देखते हैं। तो हम देखते हैं आइसोमर्स, ISOMERS। अच्छा हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, टेस्ट मटेरियल चाहिए हो, या कोई भी ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हो, और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो जहाँ से मन करे मैसेज करो, सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या है? तो आइसोमर्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहता है। अब सोच रहे हो कि स्ट्रक्चर के अलग होने से क्या हो गया? सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो अलग है, क्या हो गया? तो बता दूं कि स्ट्रक्चर बदलने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस यानी कि फिजिकल नेचर में बदलाव आएगा, केमिकल नेचर में ऑब्वियसली बदलाव आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बदलने से। जैसे आइसोमर्स बनाए कैसे? तो ब्यूटेन बनाना है, याद होगा 4 कार्बन का बनता है। तो ब्यूटेन बनाने गए और ब्यूटेन बना दिया। कार्बन हर जगह अपने चारों हाथों को इंगेज कर चुका है, हर जगह कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा गिरी, हर जगह हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट है। तो ये तो बन गया हमारा ब्यूटेन। लेकिन क्या ब्यूटेन को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है C4H10 वाला, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। कैसे बनेगा? तो हैम्पर नहीं करना ऑक्टेट रूल, हैम्पर नहीं करना ये फॉर्मूला। कैसे बना सकते हैं? तो बस
अब यहां से लॉजिकल रीजनिंग है पूरा, कितना सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो। इस कार्बन को देखो, पहले वाले को, कोई समस्या हो, हर जगह जुड़ चुका है। इस कार्बन ने अभी तक 3 जोड़ा है, तो एक और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। याद रखो क्या बोला था मैंने, खाली हाथ है तो हाइड्रोजन दे दो। ये बस एक जोड़ रखा है तो इसको हम 3 देंगे। ये भी एक जोड़ रखा है तो इसको भी 3 देंगे। गिन लो, कार्बन अभी भी 4 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। तो दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर नोन एज आइसोमर्स। अब अगर कोई पूछे कि आइसोमर्स बनाने के फायदे क्या है, तो पहले बोलना बहुत फायदे हैं, क्योंकि वर्सेटिलिटी इससे और ज्यादा इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है भाई वर्सेटिलिटी? तो वर्सेटिलिटी इंक्रीज इससे कर रही है कैसे कि अगर एक स्ट्रक्चर अलग है और दूसरा स्ट्रक्चर अलग है, तो दोनों के फिजिकल एज वेल एज केमिकल नेचर में काफी ज्यादा बदलाव आएगा। ठीक है, देखते हैं अगली टॉपिक। अब एक और एग्जांपल बनाते हैं। रैंडमली कंपाउंड उठाना है, मैंने इस बार उठा लिया कोई बड़ा कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हेक्सेन। तो सबसे पहले हेक्सेन जैसे हम बनाते थे वैसे बनाएंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6 सही है, और 6 के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, 6 के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये जोड़ दिया हाइड्रोजन सबके साथ। अब सबके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ ही गया तो काम खत्म? नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे C6H14। क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला, याद है ना, CnH2n+2। जितना कार्बन है उसके डबल में 2 जोड़ दो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो C6 अगर है तो H14 है। कहीं से कोई फॉर्मूला हैम्पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है C6H14। कहीं पर भी ऑक्टेट रूल में गड़बड़ी नहीं हुई। हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और कार्बन के पास 8, बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन कोई आया और आकर बोला कि इसको इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। इसे इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। याद रखना जब भी एग्जाम में बनाना हो तो थोड़ा बड़ा बनाना, नहीं तो ना सब आपस में मिक्स हो जाता है, और सब जब आपस में मिक्स हो जाता है तो एग्जामिनर हो जाता है कंफ्यूज और नंबर भी मिक्स कर देता है ना। तो बड़ा बनाना और डिस्टेंस देखो रखना है, नहीं तो ये वाला इस पे मिक्स हो जाता तो कितना खराब लगता, गिनने में भी दिक्कत, गलती करने के बाद आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाती। तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन है 14। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 14। कार्बन देख लो इधर 5 1 6, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो अब यहां पर सवाल आता है, सोच रहे होंगे कि कार्बन को नीचे क्यों जोड़ दिया। तो मैंने डे 1 से बताया, कार्बन के लिए नहीं बताया था, हाइड्रोजन के लिए बताया था ना, कि कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो। तो सिर्फ हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ सकते हैं, कार्बन को भी तो जोड़ सकते हैं ना। और कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसके 4 हाथ हैं, इसी हाथ में कार्बन देना है या लेफ्ट राइट को देना है, ऊपर नीचे थोड़ी नहीं दे सकते। कार्बन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, चारों हाथ बराबर है, ठीक है, कहीं भी दे दो, बस याद रखना ऑक्टेट रूल खराब नहीं कर देना। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगर इसको हम यहां पर प्लेस कर दिए रहते तो भी सही था, इसको यहां लेकिन अगर प्लेस करते तो वो
इसके सिमिलर हो जाता। कैसे, देखो दिखाता कैसे हो जाता सिमिलर। तो जैसे 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ने के बाद मान लो मेरे मन में आता कि मैंने इस कार्बन को यहां जोड़ा हुआ है और यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एंड में कार्बन को यहां जोड़ो, हाइड्रोजन को यहां जोड़ो और यहां जोड़ो, ये ना यहां स्टेबल जरूरी नहीं है कि रहेगा, ये जब मन तब अपने आप को यहां दिखा सकता है, ठीक है। बट अगर यहां कार्बन जोड़ देते हैं तो इसके पास अगल बगल जाने के लिए जगह ही नहीं है, 2 कार्बन तो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, कहां जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एंड में जोड़ के चेन नहीं बनाते हैं, सॉरी ब्रांच नहीं बनाते हैं। ब्रांच बनाने के लिए कहीं कार्बन को बीच में डालना पड़ेगा। तो ये ब्रांचिंग हो गई। एक और तरीका अब क्या है, लो अब ऐसे जोड़ दिया, अब क्या है भाई, चलो देखते हैं। फॉर्मूला यहां भी देख लो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाइड्रोजन 14 और कार्बन 6 ही है, ये भी सही है। लेकिन इन तीनों में ही डिफरेंस है, किस चीज का, स्ट्रक्चर का। इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज अलग हैं, जिनकी वजह से ये तीनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। क्या कहते हैं हम, दीज आर आइसोमर्स। किसके, हेक्सेन के। हेक्सेन बनाया ना हमने, तो हेक्सेन के ये आइसोमर्स हो गए। और भी आइसोमर्स होते हैं, और एक काम करो तुम बना के मुझे बताना, लिंक नीचे दिया हुआ है कि कैसे बनाना है, ठीक है, सॉरी कि कहां सेंड करना है, वो लिंक नीचे दिया हुआ है। अब ये हेक्सेन हो गया, हेक्सेन का ब्रांचिंग देख लिया, स्केलेटन देख लिया। अब आते हैं जरा इसका रिंग बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, कैसे साइकिल बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब साइक्लिक कंपाउंड उसी हेक्सेन का कैसे बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल हेक्सेन बना लो, ठीक है। बना लो मतलब ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में मत बनाने लग जाना। साइक्लिक के लिए नॉर्मल बनाना जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो और काम हो जाएगा। मैं कुछ समझा रहा हूं, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये जो भी समझाऊंगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ऑक्टेट रूल नहीं बिगड़ना चाहिए, याद रखना, ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब साइक्लिक बनाना है, तो मान लो ये एक थ्रेड है, ये सीधा एक थ्रेड है, या रेलवे ट्रैक जैसा दिख रहा है ना, मान लो ये रेलवे ट्रैक है और इसको ऐसे करके ट्विस्ट करके आपस में जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कुछ ऐसे आपस में ट्विस्ट करके ऐसे जोड़ दिए। मतलब यही हुआ ना कि ये वाला कार्बन घूम के जाके इसके साथ जुड़ गया, तो ये कार्बन इसके पास जुड़ने गया, इसने बोला मेरे तो हाथ भरे हुए हैं, इसने भी बोला मेरे भी हाथ भरे हुए हैं चारों। तो एक काम करो, एक हाथ पहले खाली करो तब आपस में जुड़ेंगे, यही होगा ना। पहले इनके एक एक हाथ खाली होंगे फिर ये आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन रहेगा हाथ में तब तक आपस में जुड़ नहीं सकते। तो जुड़ गया। अब देखो इसके पास 2 ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 देंगे, सिमिलरली सबको 2 देते जाएंगे। तो जब साइक्लिक कंपाउंड बनाओगे तब 2 हाइड्रोजन नॉर्मल फॉर्मूला से कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि एक ये वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन को छोड़ेगा, एक ये वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन को छोड़ेगा और फिर दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। तो
इस बॉन्डिंग की वजह से, मतलब कार्बन और कार्बन के अपने बॉन्डिंग की वजह से एक एक हाइड्रोजन दोनों के पास से हट जाता है, तो फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला C6H14 ना होके C6H12 हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये? C6H12 हो गया। ये साइक्लिक है तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। नाम कैसे रखते हैं ये मैं जस्ट अभी वाले टॉपिक में बताता हूं। तो अब हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, मतलब हमारा कार्बन का जो कंपाउंड है वो तो तैयार है, ठीक है, मतलब कार्बन के प्रोडक्ट्स, कार्बन के बाल बच्चे रेडी है, तो अब इन बाल बच्चों का नाम तो कुछ रखना होगा। अब कार्बन इतना वर्सेटाइल है तो कितने सारे नाम होंगे, इमेजिन करो। तो कार्बन दुनिया में लाखों कंपाउंड्स बनाता है, तो उन लाखों कंपाउंड का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। अब उसमें भी चक्कर ये है कि किसी किसी कंपाउंड के तो 8-8 10-10 स्ट्रक्चर है। अभी देखा ना हेक्सेन का क्या हो रहा था, कितना सारा स्ट्रक्चर। और मैंने ये भी बताया कि स्ट्रक्चर जो अलग अलग है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, इनफैक्ट होता भी है। तो अब सबको एक नाम से तो नहीं बुलाएंगे, सबका नाम अलग अलग होगा। जैसे वाटर का आइस और वाटर वेपर दोनों बनता है तो H2O ही, लेकिन नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। वैसे ही कार्बन के जो ये इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो नाम अलग होगा, उतना नाम याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक नया टॉपिक ही पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स का नाम कैसे रखना है, इस चीज को सीखने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है नोमेनक्लेचर। बेसिकली पूरा नोमेनक्लेचर तो टेंस में नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, या इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो शब्द के पहले आए, फिर एक होता है वर्ड रूट जो मेन वर्ड है हमारा, और फिर एंड में आता है कौन? सफिक्स। उसी तरीके से हिंदी में उपसर्ग पहले आता था, फिर जो हमारा मूल शब्द है वो बीच में आता था, और अंत में प्रत्यय आता था। वही काम यहां भी करना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई। फंक्शनल ग्रुप, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसी बाहरी तत्व है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कार्बन के अल्कीन या अल्काइंस के पास आते हैं, इनके अंदर से इनका हाइड्रोजन निकालते हैं। पूरा हाइड्रोजन नहीं निकालते हैं, सारा हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, 1-2 में भी ज्यादा कभी कभी, लेकिन पूरा नहीं निकालेंगे। तो कुछ हाइड्रोजन को निकालेंगे, बेसिकली इनकी जितनी वैलेंसी होगी उतने हाइड्रोजन को बाहर करेंगे और उसके जगह पर खुद जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नाम तो बदलना होगा ना। जैसे एक एग्जांपल सबसे छोटा, एग्जांपल है, इसका नाम कैसे पड़ा बाद में बताऊंगा, पहले देखो। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये C2H6 है, इसका नाम इथेन है, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई बाहरी आता है OH नाम का हाइड्रोक्सिल आयन जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन आया, बोला मे आई कम इन, इसने बोला ओके, तो ये आके यहां पर जुड़ गया। अब देखो पहले फॉर्मूला था C2H6, अब फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। इस H को अलग क्यों लिखना है? क्योंकि ये इसके साथ है, तो यहां पर H6 करके O नहीं लिख सकते हो, ये साथ है, हाइड्रोक्सिल आयन अलग से आया है, इसको वैसे ही रखेंगे, ये इसी फॉर्म में आया है, तो फॉर्मूला हो गया C2H5OH। सबको पता है, 7th से पढ़ते आ रहे हो, इथेनॉल है ये, यानी कि अल्कोहल। तो इथेन जो कि एक गैस था वो क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो चीज बदला ना, नाम बदलना जरूरी है क्योंकि हमारा कंपाउंड बदल गया है। तो यही होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो होमोलोगस सीरीज में आते हैं, होमोलोगस सीरीज में जुड़ते हैं
और जुड़ने के बाद कार्बन के उस कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल नेचर को इफेक्ट करते हैं, इनफैक्ट उनमें बहुत ज्यादा बदलाव लाते हैं। तो और जैसे मैंने क्या बोला था, जितनी वैलेंसी होगी उतनों को हटाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है, ऊपर से नीचे तक 17th, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कैसे उसे याद रखना है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं? हेलोजेंस। नोबल गैस से जस्ट पहले वाले 17, उनको हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। तो अगर हेलोजेंस में से कोई भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में एंटर करना चाहता है तो इनको सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, क्योंकि इनकी अपनी वैलेंसी है -1। वैलेंसी निकालना याद नहीं हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी पोस्टेड है, इनफैक्ट वो इस चैनल की पहली वीडियो थी। तो इनकी वैलेंसी है -1। तो इनमें से अगर कोई भी, यानी कि ये कोई भी हेलोजन आकर जुड़ना चाहेगा यहां पर, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना होगा। कोई हेलोजन आकर जुड़ना चाहेगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना होगा। और नाम में क्या बदलाव आएगा, नाम में क्या बदलाव आएगा बताता हूं। तो नाम कैसे होगा देखते हैं एक बार। जैसे फिलहाल आप लोगों को नंबरिंग के साथ नाम याद करना नहीं है, तो सिर्फ नाम याद रखना है। 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो ऐसा ये सब चीज याद नहीं करना है, तो क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में वो नहीं है, वो 11th के जीओसी में आप लोगों को मिलेगा। तो लिखते हैं कुछ। तो ये पहले मैंने बना दिया ब्यूटेन, अल्केन है, अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन है ये? ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। यहां से मान लो ब्रोमीन आया घूमते फिरते और आके बोला कि भाई मुझे जुड़ना है। कार्बन ने बोला ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तुम आ जाओ। तो ये पहले क्या था? पहले ये क्या था? ब्यूटेन। मैंने बताया ये पहले क्या था? ब्यूटेन। अब ब्रोमीन के जुड़ने के बाद यहां पर एक प्रीफिक्स लगेगा जिसका नाम है ब्रोमो। वहीं अगर क्लोरीन जुड़ता तो क्लोरो, आयोडीन जुड़ता तो आयोडो, फ्लोरीन जुड़ता तो फ्लोरो, ऐसा प्रीफिक्स लगता। ब्रोमो ब्यूटेन था, नाम नहीं बदलेगा, ब्रोमो ब्यूटेन। ये ब्यूटेन से क्या हो गया? ब्रोमो ब्यूटेन। अगर ब्रोमीन की जगह Cl जुड़ता, अगर यहां पर Cl जुड़ता तो फिर नाम हो जाता क्लोरो ब्यूटेन। मान लो अगर दोनों जुड़े होते तब क्या नाम होता? तो अल्फाबेटिकली देख लो, पहले कौन आ रहा है? Br, फिर Cl, ठीक है। तो ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में, तो ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन अगर तुम अभी अपने लेवल के हिसाब से क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन भी बोल देते हो तो गलत नहीं होगा, बट अगर रूल के साथ याद रखते हो तो वो काफी बेटर होगा, ठीक है। तो उसका नाम हो गया। फंक्शनल ग्रुप जुड़ने की वजह से हमने देखा कि नाम कैसे बदल सकता है। और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, चलिए। उसी तरीके से OH की वैलेंसी भी -1 ही होती है। कैसे होती है? पिछले वीडियो में बता दिया मैंने ऑलरेडी, तो देख सकते हैं। तो अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो क्या करना होगा? ऐसे बनेगा, 3 कार्बन ले लो और हर एक खाली हाथ में हाइड्रोजन पकड़ा दो, बन गया। अब अगर इस चीज को कुछ और बनाना है OH की मदद से तो क्या होगा? कलर चेंज करते हैं भाई, थोड़ा डिफरेंट है तो डिफरेंस दिखना चाहिए, तो चलो कलर चेंज कर लिया। तो एक हाइड्रोजन हटा दिया ऑलरेडी मैंने, देख लो खाली डैश छोड़ दिया है, यहां पर लगा दिया मैंने OH, ठीक है। तो OH जो है ना वो अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। किस ग्रुप से बिलोंग करता है? कौन से फंक्शनल ग्रुप से? अल्कोहल।
तो OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। इस वजह से जब भी ये जुड़ेगा तो हम प्रीफिक्स नहीं सफिक्स लगाएंगे, मतलब बाद वाला, वर्ड रूट के बाद जो आता है सफिक्स लगाएंगे OL। तो ये पहले क्या था, पहले क्या था, प्रोपेन, सफिक्स लगेगा, क्या लगेगा, प्रोपेनॉल। वैसे ही अगर ये इथेन में जुड़ा था, इथेन में जुड़ा था तो मैंने बताया था इथेनॉल है, प्रोपेन में जुड़ा तो बताया प्रोपेनॉल है, ब्यूटेन में जुड़ेगा ब्यूटेनॉल बोल देना, हेक्सेनॉल बोल देना, हेक्सेन में अगर जुड़ा तो ये चीज कैरी फॉरवर्ड आगे होते जाएगा, सबके लिए सेम यूज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कीटोन। कीटोन ग्रुप क्या करता है? तो कीटोन, जो कीटोन है उसका फंक्शनल ग्रुप और कोई नहीं, खुद ऑक्सीजन है। कीटोन का कौन है? खुद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, मतलब कि 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। तो चलो कीटोन बना के देखते हैं। तो प्रोपेन बनाने के लिए मैंने पहले ब्लैक मार्कर का यूज किया है ताकि डिफरेंस दिखे, और ये बन गया हमारा प्रोपेन। मुझे इसमें ऑक्सीजन जोड़ना है, तो कीटोन का 1 उठा लो, यही हो गया वर्ड रूट के बाद में लगने वाला। तो नोमेनक्लेचर में कुछ बदलाव नहीं आएगा, मेन वर्ड के बाद में बस OL ही लगा देना है। तो प्रोपेन से पहले प्रोपेनल बना लिया जाए। कितने हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा? 2 को। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो इस कार्बन पे 2 ही रहता है, तो मैंने दोनों हटा दिया। यहां भी हटा सकते हो, कोई 2 हटा के 1 रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन को अब सिंगल बॉन्ड से तो नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि यार मैंने क्या बोला था कि जितना इलेक्ट्रॉन आपस में बांटेगा उतना बॉन्ड दिखाना होगा। इसका वैलेंसी 2 है, तो ये मतलब इसके साथ 2 बांट रहा है, तो डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2-2 बांट रहा है ना, ऑक्सीजन को एक ही कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और ऑक्सीजन उसी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, है ना। याद है ना, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड दिखाया था, इनफैक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी मैंने डबल बॉन्ड दिखाया था। तो ये सही है। फॉर्मूला क्या हो गया? तो फॉर्मूला में बदलाव यही आया कि C3H गिन लो भाई, 3 3 6, C3H6 एंड O। कोई बदलाव नहीं है बदलाव। कैसे बदलाव है? ये हमारा C3H8 था, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन हटा तो H6 हो गया और ऑक्सीजन जुड़ा है, दिख ही रहा है सब कुछ। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नाम में क्या बदलाव आएगा? पहले ये था प्रोपेन, ठीक है, पहले क्या था? प्रोपेन। बार बार प्रोपेन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं यही यूज कर रहा हूं, ज्यादा कन्वीनियंट है इसलिए। तो अब नाम में क्या आएगा? प्रोपेनोने, प्रोपेनन। क्या हो जाएगा नाम? प्रोपेनन। ठीक है, नाम हो गया प्रोपेनन। क्लियर? इसी तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप जोड़े जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या जोड़ सकते हैं? तो हम एल्डिहाइड जोड़ सकते हैं। एल्डिहाइड जोड़ने के बाद हम कीटोन जोड़ चुके हैं, एल्डिहाइड जोड़ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितनी भी होती हैं सफिक्स यूज करना है ओइक और लगा देना है एसिड। मीथेन की जगह मिथेनोइक एसिड, इथेन की जगह इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक ऐसे यूज करना है। ठीक है, ओइक एसिड यूज करना है। फंक्शनल ग्रुप उसमें 2 होता है, एक तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दे देना और एक OH, ये दोनों साथ में जोड़ना। ठीक है, एक बना के दिखाता हूं, ये दोनों ही जोड़ना है। तो मैं बनाता हूं प्रोपेनोइक एसिड फिर से, क्योंकि प्रोपेन हम यूज कर रहे हैं लगातार, तो यही यूज करेंगे। प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं। तो ये दोनों जोड़ना है। प्रोपेन अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सबको याद हो गया होगा। एक मिनट,
पहले बना ही ले, फिर मिटा के ठीक करेंगे। तुम लोगों को भी अगर अच्छे से सीखना है तो बनाओ, ठीक है, पेंसिल का यूज करके, और मिटा मिटा के भरो, फिर बाद में आदत हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर OH पहले हम जोड़े तो OH के लिए तो एक हाइड्रोजन हटाना था, जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़ना है, मतलब कि 2 हटाना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, C3H5OOH। O2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये OH अलग है, तो इसको बोलते हैं C3H5OOH। ठीक है, हो गया। ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से बनता है हेक्सेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इनफैक्ट सारे एसिड्स ऐसे ही बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अब कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन, थ्योरेटिकल पार्ट है, बता के समझाता हूं। तो अगर कार्बन कंपाउंड को जलाया जाए तो 2 चीजें हो सकती है, या तो वो ब्लैक फ्यूम्स देगा, मतलब काले धुएं देगा, और हीट कम देगा उस केस में। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि फ्लेम दिखाई नहीं देगा या फिर डली दिखाई देगा, और उस केस में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन डिपेंड करता है उनके अंदर मौजूद इंप्यूरिटीज पे। अगर इंप्यूरिटीज ज्यादा हुई तो फ्लेम आपको येलो, कभी कभी रेड भी दिख सकता है, और हीट काफी कम देगा, क्योंकि कार्बन तो जल नहीं रहा है, जल तो इंप्यूरिटीज रही है। और अगर प्योर कार्बन जलेगा तो उस केस में हीट और लाइट बहुत जबरदस्त देगा, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटी उस वक्त कम है। ठीक है, कोयले को देखा है, कोयला जब जलता है तो हीट देता है, कोयला रेड हो जाता है, लेकिन फ्लेम नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म है, कार्बन का काफी प्योर फॉर्म होता है कोल, अगर अच्छा वाला कोयला है तो। ठीक है, तो वो फ्लेम नहीं देता है। इनफैक्ट हमारा जब LPG जलता है, धूप वगैरह में जब जल रहा हो, मतलब कहीं अगर धूप आ रहा है वहां पर जलाओ LPG, पिकनिक वगैरह मनाने गए होगे तो देखा होगा, स्टोव लेके ये आता है ना, वो चूल्हे पे फिट रहता है, सिलेंडर पे फिट रहता है वैसा, तो उसका फ्लेम दिखाई नहीं देता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई जल रहा है ना, क्यों? क्योंकि वो इतना प्योर है कि वो जब जलता है तो उसका फ्लेम दिखता नहीं है। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, पीला कलर का जलता हुआ दिखेगा। जैसे लकड़ी, जो लकड़ी गांव में देखे हुए हम बुजुर्ग लोग जला के ठंडे के टाइम में हाथ वाथ सेकते रहते हैं, बॉन फायर कहते हैं जिसे, तो वहां पर येलो फ्लेम दिखता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो प्योर फॉर्म थोड़ी है कार्बन का, उसके अंदर और भी कई सारी इंप्यूरिटीज हैं, उसके अंदर फाइबर, रफेज है, प्रोटीन है, और प्लांट है, तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो जब वो जल रहा है तो उसमें येलो फ्लेम आ रहा है। इनफैक्ट वो तो अच्छे से सूखा भी नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें येलो फ्लेम आता है, काला धुआं आता है। और अगर तुम प्योर कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो धुआं नहीं, एनर्जी मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर, इन तीनों में वो कन्वर्ट होता है। और वहीं पर अगर इम्प्योर जलाएंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में जलाएंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, एनर्जी निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, क्योंकि हीट और लाइट तो उसमें भी निकलेगा बट कम निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कंबशन में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स बची हुई है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैंने जानबूझ के छोड़ी है, वीडियो लंबी हो रही थी, तो आप मुझे कमेंट कर दें, और मुझे अगर पता चला कि आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी टॉपिक्स भी कवर कर दूंगा। थैंक यू।